जय हिंद दोस्तों, रसायन के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल। हम लोग हीट के कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग इस लेक्चर को देखेंगे। जैसा कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पिछले लेक्चर में हमने उस लेक्चर को जहाँ पे एंड किया था, मैंने बताया था कि आगे हम लोग उसी टॉपिक पे उस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था गामा। अगर आप लोग को ध्यान होगा, गामा का मैंने फॉर्मूला बताया था CP/CV। ठीक है, तो आज हम लोग बात यहीं से स्टार्ट करेंगे, सी से बात से स्टार्ट करेंगे। सी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और हम लोग कहाँ तक जाएंगे? गामा तक जाएंगे। ठीक है, तो सी से गामा तक की जर्नी आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सी होता क्या है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कैपिटल सी और स्मॉल सी। ठीक है, देखो जरा, एक आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था स्पेसिफिक हीट, पढ़ा था आप लोग ने। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या पढ़ा था इसके बारे में? इसके बारे में हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था और इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था आप लोग ने। इसको सबसे पहले बात है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल सी से। किससे करते हैं? स्मॉल सी से। क्लियर है बात? स्मॉल सी है ये, ई नहीं लगना चाहिए आपको। स्मॉल सी है, छोटा सी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। जहां पर ये जो एम होता है, स्मॉल एम होता है, ये क्या होता है? 1 ग्राम। और डेल्टा टी कितना होता है? 1 केल्विन। क्या क्या चीज होती है? ये मास होता है और ये चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी थी? इसकी डेफिनेशन बनी थी विशिष्ट ऊष्मा की, कि अगर अपने पास जो मास है वो 1 ग्राम मास का, अगर तापमान हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, 1 ग्राम मास का तापमान अगर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए उस पदार्थ को जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वही ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। आई बात समझ में? क्या पढ़ा था कि किसी पदार्थ का अगर द्रव्यमान 1 ग्राम है और उसका तापमान हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन उसके तापमान को बढ़ाना है, तो उस पदार्थ को जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वही ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ से सी की जो यूनिट आई थी वो क्या आई थी निकल के? यूनिट आई थी इसकी कैलोरी पर ग्राम केल्विन। ठीक, चलो ये बात तो क्लियर है आपको, क्योंकि आप स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्या करने जा रहे हैं हम? इसी स्पेसिफिक हीट के आगे बढ़ने जा रहे हैं। किसको? मोलर स्पेसिफिक हीट को। मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको कैपिटल सी से करते हो। क्या डिफरेंस है स्मॉल सी और कैपिटल सी के लिए? ठीक है, फॉर्मूला इसका भी वही है, लेकिन इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? फॉर्मूले में चेंज नहीं है, फॉर्मूला लिखा एज इट इज जाएगा, बस यहाँ पे जो मास होता है ना, ये 1 मोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइंड होती है। सिर्फ किसके लिए डिफाइन की जाती है? गैसेस के लिए। गैस के लिए सिर्फ हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, ना ये सॉलिड के लिए होती है ना लिक्विड के लिए होती है, सिर्फ गैस के लिए होती है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई गैस है, 1 मोल उसका मास है, और 1 मोल मास की गैस का टेम्परेचर अगर हमें 1 केल्विन बढ़ाना है, 1 मोल मास की गैस का टेम्परेचर अगर हमें 1 केल्विन बढ़ाना है, तो उसको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्लियर? तो वो उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है और इसको रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल सी से। क्लियर ये बात? यहां से इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? कैपिटल सी की यूनिट बन जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी मोल में की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जूल पर मोल केल्विन। क्लियर ये बात? अच्छा, अब दूसरी चीज जरा यहाँ यही है, समझ लो कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है ये 2 होती है, ये एक नहीं होती है। मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है वो 2 होती है। एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पर और एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट
मोलर विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर है मतलब स्थिर दाब की बात कर रहे हैं, अगर स्थिर दाब की बात कर रहे हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल सीपी से। और अगर मोलर स्पेसिफिक हीट हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, मतलब स्थिर आयतन की बात करते हैं कि आयतन स्थिर है, इसके बारे में भी हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको बता दिया है कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम क्या क्या होते हैं। ठीक है, दोबारा उसी चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप पुराने लेक्चर्स एक बार देखिए जरूर। तो दो प्रकार से होती है, एक सीपी होती है और एक सीबी होती है। अब देखो यहीं पर कि ये जो सीपी होता है ये हमेशा ही सीवी से बड़ा होता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसको याद करने का एक और तरीका है, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा मेयर्स फॉर्मूला। क्या पढ़ा होगा, मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, मेयर का संबंध। इसका प्रूफ नहीं है अपने सिलेबस में कि हम लोग इसका बैठ के प्रूफ निकालें, हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। आप यहाँ इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि Cp जो होता है वो हमेशा क्या होता है, Cv से बड़ा होता है। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, Cp और Cv का जो डिफरेंस होता है वो R के बराबर होता है। R यहाँ क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। सर्वत्र गैस नियतांक कहलाता है, सर्वत्र गैस नियतांक। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है वो आपको याद होनी चाहिए। आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.31 जूल पर मोल केल्विन। क्लियर, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू होती कितनी है, आर की वैल्यू। अब दूसरी चीज जरा यहाँ समझो, ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। जो वैल्यू होती है सी की वो लाई करती है किसके बीच में, 0 से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और इंफिनिटी तक जाती है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से यही उठ जाता है कि कब 0 होती है और कब इंफिनिटी होती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अच्छा, कमेंट कर में एक जवाब जरूर देना इस लेक्चर को देखते टाइम पर कि स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसके लिए होती है। मैंने जब स्पेसिफिक हीट पढ़ाया था, विशिष्ट ऊष्मा जब जिस लेक्चर में पढ़ाया वहां पे मैंने बताया है कि स्पेसिफिक हीट किस के लिए सबसे ज्यादा होती है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में होती है, गैस में होती है, और जिसमें होती है तो कितनी होती है और किसकी होती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि 0 कहाँ पर होती है और इन्फिनिटी कहाँ पर होती है। तो उसके लिए हम लोग दो प्रोसेसेस की बात करेंगे। एक प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है, रुद्धोष्म में संपीड़न होता है ना। क्या चीज है ये, क्या बोला है इसके बारे में जरा जानो। ऐसे मान लो हमने कोई ये पिस्टन है अपना, इसके अंदर ये गैस भरी हुई है, इसके अंदर ये गैस भरी हुई है। पहले तो जरा मुझे एडियाबैटिक के बारे में बताओ, किसी को मालूम है, सोचो लो, अपने दिमाग में सोच लो। एडियाबैटिक का मतलब होता है, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने इसकी बात की थी, एडियाबैटिक का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, नो हीट एक्सचेंज। नो हीट एक्सचेंज है तो हम कहेंगे कि एडियाबैटिक है। नो हीट एक्सचेंज मतलब ये जो इसकी जो वॉल्स हैं इस कंटेनर के, वो इस तरीके से हैं कि कोई भी ऊष्मा ना बाहर जाएगी ना बाहर की अंदर आएगी। नो हीट एक्सचेंज, अगर नो हीट एक्सचेंज है तो डेल्टा क्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब जरा ध्यान से देखना इस फिगर में, मान लो कि हमने इस पे यहाँ से प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने से क्या होगा कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको दबाव, उन पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर की वजह से क्या होगा कि उनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, उनके मॉलिक्यूल्स अंदर ही वाइब्रेट करेंगे, तेज तेज वाइब्रेट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अंदर का टेम्परेचर, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर उनका बढ़ रहा है लेकिन जो कंटेनर इस प्रकार का है कि बाहर कोई ऊष्मा जा नहीं सकती है, बाहर कोई हीट जा नहीं सकती, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है
बाहर को ऊष्मा जा नहीं सकती है। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करने लगता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी पहले जो टेम्परेचर था और इस पे दबाव लगाने के बाद जो टेम्परेचर है, तो अब टेम्परेचर बढ़ गया, यानी चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, कुछ बढ़ता है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ अपने को मिलता है, मतलब डेल्टा टी मिलता है। तो अब जरा सी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यहाँ पे देखा जाए तो डेल्टा क्यू 0 होता है, एम कुछ होगा भाई, गैस का कुछ ना कुछ मोल होगा, 1 मोल गैस होगी, 2 मोल गैस होगी, और डेल्टा टी भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। और आपको पता है कि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0.2, 0.4, 0.10 0 होता है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कहाँ पर 0 होती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आई बात समझ में, देख लिया इस चीज को। नेक्स्ट देखो, दूसरा एक प्रोसेस और होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है प्रोसेस का नाम, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी समतापी विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, समतापी विस्तार। आइसो है, इसका मतलब है कि एक समान, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और लेकिन गैस का जो हो रहा है वो विस्तार हो रहा है। तो इसका भी जरा एक पिक्चर बनाते हैं, फिगर देखते हैं। मान लो इसके अंदर ये कोई गैस भरी हुई है, और गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। गैस में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो अणु है वो क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, विस्तार हो रहा है उनमें। अगर इनमें विस्तार हो रहा है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है अगर वो एक्सपैंड कर रहे हैं, तो एक्सपैंड किसकी वजह से करेंगे, कि हमने बाहर से तो कोई हीट वगैरह इसको दी नहीं है, ना कोई प्रेशर लगाया है, लेकिन ये गैस के मॉलिक्यूल्स अगर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो उनकी इंटरनल एनर्जी थी उसी को तो खर्च करके एक्सपैंड करेंगे खुद को, है ना, उसको खर्च करके एक्सपैंड कर रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी घट रही है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनका भी जो टेम्परेचर है वो भी कम हो रहा है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनका जो तापमान है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, उनका टेम्परेचर घट रहा है। अगर उनका टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन अपना जो सिस्टम है वो कैसा है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल सिस्टम क्या होता है कि आइसोथर्मल सिस्टम का मतलब होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर घट रहा है। तो जितना टेम्परेचर घट रहा है, उस टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से उसको हीट देना स्टार्ट कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अपने सिस्टम को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। जब हम इसको बाहर से हीट देंगे तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। उतना ही हम उसको हीट देंगे कि जो उसका चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 हो जाए। आप ये नहीं कि उसको हीट देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे, तो उसका टेम्परेचर फिर बढ़ने लगेगा, पता चला जितना पहले था उससे ज्यादा बढ़ गया, तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, उतना ही अपने को उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है जितना उसका टेम्परेचर घटा था। इस तरीके से कि जो टेम्परेचर में जो परिवर्तन है, तापमान में जो परिवर्तन है वो ना के बराबर हो जाए, यानी डेल्टा टी 0 हो जाए। ठीक है, अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो कि मैं इस रूम में खड़ी हूँ, इस रूम में क्या है कि बहुत सारी लाइटें खुली हुई हैं अभी। तो मान लो कि जब ये सब लाइटें नहीं खुली थी, तो इस रूम का टेम्परेचर हमने कहा कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर था, एसी ऑन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि भाई ये सारी लाइटें खुलने से हुआ क्या, लाइट्स को ऑन करने के बाद इस रूम का टेम्परेचर बढ़ के मान लो 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, तो यानी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी लगने लगी। तो हमने क्या किया, हमने एसी ऑन कर लिया। अब हमने क्या किया, हमने एसी ऑन कर लिया। एसी ऑन करने से हुआ क्या कि हमने एसी का टेम्परेचर को सेट कर दिया। कहाँ पे सेट कर दिया, 20 डिग्री पे सेट कर दिया। ठीक है,
तो एसी ने क्या किया, टेम्परेचर को 24 से कहाँ लेके आ गया, 20 पे आ गया। तो इनिशियल कंडीशन में टेम्परेचर कितना था, 20। इनिशियल कंडीशन में टेम्परेचर कितना था, 20। फाइनल कंडीशन में भी टेम्परेचर कितना हो गया, 20। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 0। तो किसने किया, एसी ने टेम्परेचर को कम कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में। वही चीज यहाँ हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर घट रहा था। मान लो कि पहले इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे, इनका जो टेम्परेचर था वो कितना था, मान लो पहले गैस के मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद उसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर कितना हो गया, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर घट गया, तो हमने क्या किया, जितना टेम्परेचर घटा उतनी ही ऊष्मा बाहर से उसको दे दी। हमने क्या किया, उसको डेल्टा क्यू दे दिया। डेल्टा क्यू देने से उसका टेम्परेचर फिर से कितना हो गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इनिशियल टेम्परेचर जितना था उतना ही कितना हो गया, फाइनल टेम्परेचर हो गया। तो डेल्टा टी कितना हो गया, 0 हो गया। क्योंकि हम उसको हीट दे सकते थे। क्यों दे सकते थे, क्योंकि वो कैसा प्रोसेस कैसा था, आइसोथर्मल था। आइसोथर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। बाहर से हीट आप दे सकते हो। इसकी जो वॉल्स होती है वो इस प्रकार की होती है कि ये बाहर से हीट को ले सकती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो डेल्टा टी यहाँ 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे डेल्टा क्यू 0 नहीं था। तो सी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा क्यू 0 नहीं है, कुछ उसकी वैल्यू है भाई, कुछ ना कुछ आपने उसको हीट दी है बाहर से, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहे। कुछ इसका मास होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे, इसका मतलब है कि तापमान में जो परिवर्तन था वो ना 0 हो जाए, निग्लिजिबल हो जाए। तो समथिंग अपॉन 0, 1/0, 2/0, ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट कहां पर होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट कहां पर होती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में इनफाइनाइट होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट 0 होती है, कहां पे 0 होती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में, और कहां पे मोलर स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। आई बात समझ में, ये गैस में ही होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हम लोग गामा की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो हम लोगों ने सी की पे सारी चर्चा कर ली है। अब गामा की तरफ बढ़ने के लिए हम बात करने जा रहे हैं एक नए शब्द की, जो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो भाई क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। स्वतंत्र कोटि, स्वतंत्र कोटि, स्वतंत्र कोटि। देखो क्या चीज होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जरा इसको पहले ध्यान से समझना, कुछ लोगों के लिए नया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। जो पहले पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे इसके बारे में। कोई भी गैस पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, उनके मोशन को दिखाने के लिए, गैस पार्टिकल्स के मोशन को दिखाने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। हमें कुछ वेरिएबल्स, कुछ चर राशि या कुछ कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उन्हीं वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, कहीं बंधे हुए नहीं होते हैं। अभी समझाएंगे इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से। उन्हें हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र कोटि कहते हैं उन्हें हम। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, मतलब इंडिपेंडेंट मोशन होता है, मतलब एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता है। देखो जैसे कि इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, है ना, इसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। मान लो कि ये एक रॉड है, दिख रही है रॉड,
मान लो कि कोई एक ये रॉड है? इस रॉड पे ये बैठी है चींटी, ये है चींटी। अब इस चींटी को अगर इस रॉड पे चलना है तो उसके पास कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, कितने निर्देशांक हैं? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र कितने निर्देशांक हैं कि वो मूव कर सकती है? एक ही तो है। इस रॉड पे मान लो इस पेन के ऊपर यहाँ ये चींटी बैठ जाए, है ना, और ये मतलब ये रॉड है, एकदम पतली सी रॉड है, अब उसके ऊपर चींटी बैठ जाए तो चींटी क्या होगी? ऐसी तो जाएगी, या आगे जाएगी या पीछे जाएगी, या आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ऐसी तो चलेगी बस, और नहीं जा सकती ना कहीं। तो यानी यहाँ पे जो चींटी है इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट्स बहुत है, दूसरे कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी इस चींटी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, स्वतंत्र निर्देशांक कितने चाहिए? कितने निर्देशांक चाहिए? एक ही तो चाहिए। या चींटी ऐसे चलेगी, और अगर मैंने रॉड को ऐसे कर दिया तो चींटी ऐसे चलेगी बस। 3 एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये तीसरी जेड एक्सिस हो गई। इस सर यहाँ पे कुछ रखे हुए थे 3D में, कुछ फिगर दिख नहीं रहे मुझे, लिख जाती तो मैं आपको समझा देती थोड़ा और अच्छे से, मिल नहीं रहे मुझे। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और तीसरी होती जेड एक्सिस। जैसे कि आप समझ सकते हो ये दीवार है, अच्छा आपको तो दिख नहीं रही है, जहाँ घर पे बैठे हो, ठीक है, घर पे बैठे हो तो एक होती है ये एक्स एक्सिस, ये जो नीचे होती है ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, और ये जो पीछे तीसरी होती है जेड एक्सिस। जैसे कि आप बोर्ड से समझ सकते हो, बोर्ड में ये वाली हो गई आपकी एक्स एक्सिस मान ली मैंने, ये वाली मान ली मैंने वाई एक्सिस, और ये वाली ये जो आगे की तरफ आ रही है ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस चींटी को डिस्क्राइब, इस चींटी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, चींटी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चींटी इस रॉड पर बैठी हुई है, ठीक है। चलो ये रॉड पर चींटी बैठी है। दूसरा एग्जांपल देखो जरा, ये पहले एग्जांपल, अभी मैंने देखो इसकी डेफिनेशन नहीं लिखाई है, पहले मैं तुम्हें इसके एग्जांपल से कुछ इसको समझा दूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई एक प्लेयर है, वो एक ग्राउंड पे दौड़ रहा है, मान लो कि ये ग्राउंड है, मैदान है, ठीक है, इस मैदान में एक प्लेयर दौड़ रहा है। तो प्लेयर जो है वो इस मैदान में दौड़ रहा है, ये प्लेयर है, ये मैदान में दौड़ रहा है। तो ये मैदान की हो गई लंबाई और ये मैदान की हो गई चौड़ाई, बस 2D फिगर होगा ना, एक मैदान है तो 2D फिगर हुआ, लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई। तो ये जो प्लेयर दौड़ रहा है तो ये कैसे दौड़ेगा? ऐसे तो दौड़ेगा, या फिर ये ऐसे जाएगा, इधर आ जाएगा तो फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर आ जाएगा तो फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर आ जाएगा तो फिर इधर चला जाएगा। तो यह लंबाई में जाएगा या चौड़ाई में घूमेगा, या वो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, बस ये ऐसे जाएगा। एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, एक लंबाई की एक्सिस हो गई, मान लो लंबाई की एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई, चौड़ाई की एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, बस इन दो ही एक्सिस हैं इसको, इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, या एक्स में घूमेगा या वाई में घूमेगा, दोनों में एक साथ तो नहीं घूम सकता है कि लंबाई में भी चल रहा है चौड़ाई में भी चल रहा है। वो कब होगा? वो जैसे कि मान लो बीच में कहीं हो, फिर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लो उससे डिफाइन किया जाता है, ठीक है, कि वो बीच में है इनके कहीं, कि उसके पास लंबाई भी और चौड़ाई भी, यानी कहीं वो मैदान के बीच में है, ठीक है। तो किनारे किनारे चलेगा तो या लंबाई में चलेगा या चौड़ाई में चलेगा। तो यानी इस प्लेयर के मोशन को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, स्वतंत्र निर्देशांक कितने हैं?
2 हैं। इसको लिखते हैं F से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, स्वतंत्र कोटि होती है, उसको F से रिप्रेजेंट किया था, तो 2 हो गए। ठीक है, अब जरा 3 का देख लो। मान लो एक मक्खी है, ये देखो मक्खी उड़ रही है, ये आपको नहीं दिखेगी, हमको दिख रही है। ठीक है, कोई मक्खी है, अब वो मक्खी इस रूम में उड़ रही है। एक मक्खी एक रूम में अगर उड़ रही है तो इस मक्खी के उड़ने के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं, क्योंकि मक्खी इस रूम में कहीं पे भी उड़ सकती है। ठीक है, तो मक्खी को बताने के लिए एक लंबाई हो गई, ठीक, एक चौड़ाई हो गई, एक ऊंचाई हो गई। ये हो गई लंबाई रूम की, ये हो गई रूम की चौड़ाई, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। 3 चीजें होंगी ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक रूम में 3 चीजें होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट। इसका मतलब है कि इस मक्खी के मोशन को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है, वो देखो मक्खी जा रही है, इसके मोशन को अगर मुझे डिस्क्राइब करना है तो मुझे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। किस तरीके से, देखो, जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, मक्खी कहीं यहाँ है, रूम में है, ये रूम है, मक्खी कहीं यहाँ है, तो इस मक्खी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए लंबाई चाहिए। अगर वो मान लो सिर्फ कहीं किसी लंबाई किसी जाके कॉर्नर पे चिपक गई तो एक ही कॉर्नर चाहिए, तो लंबाई भी हो सकता है, चौड़ाई भी हो सकता है, और ऊंचाई भी हो सकता है। कहीं बीच में है मक्खी तो इसका लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, 3 चीजें चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए इस मक्खी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस मक्खी के लिए, मक्खी लिख दे, इस मक्खी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 हो गए। यानी फ्री स्पेस में कोई भी बॉडी अगर मूव करती है, इसको बोलते हैं फ्री स्पेस, खाली कमरा है ना, मतलब फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस में अगर कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए टोटल नंबर ऑफ फ्री कोऑर्डिनेट्स कितने चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं। तो फ्री स्पेस में किसी भी, फ्री स्पेस लिख के आएगा, ठीक है, फ्री स्पेस में किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, स्वतंत्र निर्देशांक कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो स्वतंत्र कोटि क्या चीज होती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स to describe the motion of particle। है ना, यानी स्वतंत्र निर्देशांक किसी भी पार्टिकल्स के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। आई बात समझ में, यहाँ पर ये बात आ गई कि नहीं आ गई। तुम्हारे कोर्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो गैसेस के लिए पूछी गई है। किसके लिए पूछी गई है, गैसेस के लिए पूछी गई है। तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने जा रहे हैं, किसके लिए, गैसेस के लिए। जिसने सिलेबस देखा होगा उसको पता होगा, स्वतंत्र कोटि फॉर गैसेस, गैस के लिए। ठीक है, गैस के लिए स्वतंत्र कोटि जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि गैस जो होती है वो मोनोटॉमिक भी हो सकती है, डायटॉमिक भी हो सकती है, और ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। उन तीनों के लिए डिफाइन करनी होगी, तीनों को समझना होगा आपको। देखो कैसे, सबसे पहले बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैस की। अच्छा, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगी, उससे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहले मैं पढ़ाऊंगी फिर वीडियो क्लिप दिखाऊंगी।
मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक परमाणु गैस, एक परमाणु गैस। एक परमाणु गैस मतलब एक, उसमें एक एटम की गैस है, मॉलिक्यूल नहीं है, फिर वो एक एटम हो गया। जैसे कि मान लो कि जो आपकी गैस है वो क्या हो सकती है, हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई, आर्गन गैस है, हीलियम गैस है, नियोन गैस है। तो ये सब क्या होती है, सिंगल होती है, ठीक है, सिंगल एटॉमिक होती है। अच्छा, अगर सिंगल एटॉमिक गैस होती है तो हमेशा याद रखना, गैस जो होती है इसके मॉलिक्यूल्स हमेशा फ्री स्पेस में ही बात की जाती है। जो फ्री स्पेस होती है ये 3 डायमेंशनल होती है, जो फ्री स्पेस होती है ना ये 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है, फ्री स्पेस 3 डायमेंशनल होती है, इसलिए F इज इक्वल टू 3 यहाँ निकल के आता है। तो जब हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस, चाहे डायटॉमिक गैस, चाहे ट्राई एटॉमिक गैस, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम गैसेस के लिए निकाली आती हैं, तो गैस क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है। जैसे इस कमरे में तुम्हें गैस को भरना है, तो कंटेनर के अंदर गैस भरी जाती है ना, और कंटेनर कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है, बाल्टी 3 डायमेंशनल, डिब्बा 3 डायमेंशनल, ठीक है, कंटेनर हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। और गैस को हमेशा हम किसी चीज के अंदर भरते हैं, इसलिए गैस का क्या निकल आता है, आयतन निकाला जाता है। गैस का क्या निकालते हो, आयतन निकालते हो, क्योंकि गैस को किसी चीज के अंदर भरते हो, ठीक है। इसलिए गैस जिस चीज के अंदर होती है वो क्या होती है, 3 डायमेंशनल फिगर होती है आपकी। तो गैस हमेशा फ्री स्पेस में होती है, उसके अंदर होगी यानी फ्री है, कहीं पे भी उसके गैस के मॉलिक्यूल्स घूम सकते हैं उस कंटेनर के अंदर। ऐसे मान लो मैंने इस रूम में गैस भर दी, अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो मैंने हीलियम गैस भर दी इसके अंदर, तो गैस के मॉलिक्यूल कहीं पे भी घूम सकते हैं, 3 डायमेंशनल घूमेंगे क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। तो ये क्या होती है, फ्री स्पेस में गैस होती है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। इसका मतलब है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे कैसे घूम सकते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये तुम्हारा गैस का मॉलिक्यूल है। और जैसे कि हमने कहा कि ये गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये गैस का मॉलिक्यूल है आपका, कहाँ चला जा रहा है मेरा मॉलिक्यूल, ये हीलियम गैस का एटम हो गया, हीलियम एटम हो गया ना, मॉलिक्यूल नहीं होगा, एक ही है ना, ठीक। ये कैसे चल सकता है, ये ऐसे ऐसे चल सकता है ना, और ये ऐसे ऐसे भी चल सकता है, और ये ऐसे ऐसे भी चल सकता है, जेड एक्सिस में भी। यानी इस गैस का जो एटम है ये, इसको डिफाइन करने के लिए एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वाई एक्सिस भी हो सकती है, जेड एक्सिस भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने होने चाहिए, एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करेगा, वाई जेड पे डिपेंड नहीं करेगा, जेड एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, सब आपस में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने चाहिए होते हैं, मोनोएटॉमिक गैस को डिफाइन करने के लिए कितने चाहिए होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, 3। और ये तीनों कैसे होते हैं, क्योंकि गैस ट्रांसलेशनल एक दिशा में घूम रही है, एक दिशा में इसके मॉलिक्यूल जो है वो चल रहे हैं, या एक्स एक्सिस में है, या वाई एक्सिस में है, या जेड एक्सिस में है। तो एक डायमेंशनल है तो क्या हो जाएंगे ये आपके ट्रांसलेशनल हो जाएंगे। इसका ट्रांसलेशनल, एक मिनट बस आप लोग, मुझे इसकी एक मिनट, हिंदी में क्या कहते हैं, एक रेखिक होता है ना, एक रेखिक होता है एक डायरेक्शन में,
स्थानांतरीय गति, इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरीय गति। कैसा मोशन करता है? ट्रांसलेशनल मोशन करता है। अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो उसमें आपका जो मॉलिक्यूल है, जो एटम है, वो कैसा मोशन करता है? ट्रांसलेशनल मोशन करता है। ठीक है, बात आई यहाँ पे क्लियर हो गई? यहाँ पे क्लियर? अब जरा देखना दूसरा, ये तो सरल था, इजी था, आपको क्लियर हो गया। तो F = 3 होता है। अगर हम बात करते हैं किसकी? मोनोएटॉमिक गैस की बात करते हैं, तो कैसा मिलता है अपने को? F = 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है। मोशन कैसा होता है? ट्रांसलेशनल होता है। आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, F = 3T, मतलब हम इसको लिख सकते हैं F = 3T, F = 3T ऐसे लिख दो, या फिर इसको 3 लिख दो, क्योंकि अभी R भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। नेक्स्ट होता है डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस काफी इंपॉर्टेंट होती है। द्विपरमाणु, कुछ एग्जांपल आपको मालूम है द्विपरमाणु गैस के? जैसे कि मान लो जिसमें 2 एटम्स होते हैं, H2, O2, N2। केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, है ना? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारी क्या होती है आपकी? Cl2। ये सब डायटोमिक गैस होती है। अगर डायटोमिक गैस होती है तो देखो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, जरा ध्यान से समझना भाई, तुम लोगों के लिए नया है। जिन्होंने काफी टाइम से फिजिक्स नहीं पढ़ी है उनके लिए ये नया है, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो पुराना है, उनको दिक्कत नहीं है। जरा देखना, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है मैंने कहा वो कहीं यहाँ पर है। ये मॉलिक्यूल डायटोमिक है, तो ये एक हाइड्रोजन हो गया और ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, और ये बॉन्ड से बंधे होते हैं, ऐसे है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है? ये ऐसे ऐसे चलेगा एक्स एक्सिस में। ठीक है, या ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चला तो ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक, ऐसे ऐसे चला तो वाई एक्सिस हो गई, और ऐसे ऐसे चला तो जेड एक्सिस हो गई। तो ये एक्स एक्सिस में चल सकता है, या वाई एक्सिस में ऐसे ऐसे चलेगा, या जेड एक्सिस में ऐसे ऐसे चलेगा। तो ट्रांसलेशनल तो इसके 3 हो गए, एक्स होगा, या वाई होगा, या जेड होगा। बात क्लियर हुई? ट्रांसलेशनल तो 3 हो गए, एक एक्स में होगा, या वाई में होगा, या जेड में होगा। इसमें रोटेशनल भी होंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं तुम्हारे, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये बंधा है एक दूसरे से, तो ये ऐसे ऐसे तो चल रहा है। ठीक है, ये तो इसका ट्रांसलेशनल हो गया। ये घूम भी तो सकता है, क्योंकि ये इस तरीके से है, बंधा हुआ है, ये घूम भी सकता है। तो कैसे घूमेगा? ये ऐसे घूम सकता है, अपनी ही जगह पे रह के घूमेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम सकता है और ऐसे ऐसे घूम सकता है। जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है, तो ये यहाँ पर है, ये कैसे कैसे घूम सकता है? ये तो ये चल रहा है, ये तो इसका सीधा हो गया। ठीक है, स्थानांतरीय गति हो गई इसकी, घूर्णन गति भी इसमें होगी। एक क्या होगा इसमें? रोटेशनल मोशन भी होगा। ये तो हो गया इसका ट्रांसलेशनल मोशन। क्या हो गया? स्थानांतरीय गति हो गई। एक होगी इसमें रोटेशनल मोशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन गति। वो कैसे होगी इसमें? जरा ध्यान से देखना। अगर ये मॉलिक्यूल आपका एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल आपका ऐसे ऐसे जा रहा है एक एक्सिस के अलोंग। क्लियर? देखो दोबारा, मॉलिक्यूल आपका एक एक्सिस के अलोंग जा रहा है। ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मॉलिक्यूल जा रहा है तो वो घूमेगा। घूमेगा कैसे? ऐसे घूमेगा, मतलब ऐसे जाएगा और ऐसे घूमते हुए जा सकता है। ऐसे बढ़ रहा है आगे की तरफ, लेकिन ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूमते हुए जाएगा।
आगे की तरफ बढ़ रहा है एक्स एक्सिस में, लेकिन घूमते हुए जा रहा है। अगर एक्स एक्सिस में ही आगे की तरफ, मतलब मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पे आगे की तरफ एक्स एक्सिस में, लेकिन घूमते हुए जा रहा है ऐसे ऐसे। क्या भाई मैं घूमते हुए जाऊंगा, ठीक। अगर घूमते हुए जा रहा है तो वो जब यहाँ घूमेगा ना, ऐसे घूमते हुए जाएगा, तो वो क्या होगा, वाई एक्सिस में हो सकता है या फिर ऐसे जा सकता है घूमते हुए। देखो अगर एक्स एक्सिस में जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो एक तो वो ऐसे घूमते हुए जा सकता है, ऐसे, है ना, ये देखो ऐसे ऐसे घूमते हुए जा सकता है, ऐसे आगे की तरफ ऐसे जा सकता है। तो वो क्या होगा, वो जेड एक्सिस कहलाएगा, क्योंकि जेड एक्सिस इसके सामने है। तो कोई चीज सामने होती है ना तो वैसे चलती है, ऐसे टाटा करते हो ना, टाटा, तो ये जेड एक्सिस हो गया। तो मॉलिक्यूल आपका इस तरीके से जेड एक्सिस में ऐसे घूमते हुए जा सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूल आपका जेड एक्सिस में ऐसे जा सकता है, ये जेड एक्सिस हो गया क्योंकि सामने वाली एक्सिस हो गई। तो मॉलिक्यूल आपका जेड एक्सिस में जा सकता है, जेड एक्सिस में उसका रोटेशन हो सकता है, और क्योंकि ट्रांसलेशनल किस में है, मान लो कि ट्रांसलेशनल इसका एक्स एक्सिस में था, तो जेड एक्सिस में रोटेशन हो सकता है, और वाई एक्सिस में इसका रोटेशन हो सकता है, या जेड एक्सिस में होगा रोटेशन या वाई एक्सिस में रोटेशन होगा। वाई एक्सिस में होगा तो किस प्रकार होगा, ये तो जेड एक्सिस का होगा, वाई एक्सिस में हो गया तो ये इस प्रकार से घूमते हुए आगे चल जा रहा है, ठीक है। तो वाई एक्सिस में इसका रोटेशन हो सकता है इस तरीके से, एक्स एक्सिस में नहीं होगा। देखो इसका एक एग्जांपल से तुमको समझाते हैं हम। जैसे कि एक मिनट को, ये देखो, ये तुम्हें क्या दिख रही है, रिफिल है, ठीक है। तो एक तुम्हारा मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब जब इसमें जो ट्रांसलेशनल होगा तो वो ऐसे ऐसे हो गया मॉलिक्यूल आपका, रोटेशनल होगा तो वो ऐसे मॉलिक्यूल, क्योंकि रोटेशनल के लिए, घूर्णन गति के लिए क्या चाहिए होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता है ना। तो इसके बीच में जो इसकी रेडियस होती है वो क्या होगी, ये जो रेडियस होती है ये बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत पतला है ये, तो इसकी ये रेडियस क्या है, बहुत कम है। तो ये जब ऐसे घूमेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख रहे हो घुमा रही हूं मैं, इसको घुमाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर ये घूमेगा भी ना, रोटेशन करेगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके रोटेशनल मोशन पर, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके रोटेशनल मोशन पर। इसीलिए अगर आपकी डाई एटॉमिक गैस है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशनल तो हो सकता है, लेकिन जिसके अलोंग ट्रांसलेशनल मोशन होता है उसके अलोंग रोटेशनल मोशन नहीं मिलता है। ये रोटेशनल नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए I = mr² फॉर्मूला होता है। r जहाँ पे रेडियस होती है, ये रेडियस देख रहे हो ना, बहुत कम है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा, घूर्णन गति यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे जेड एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से चल सकता है, ऐसे चल सकता है, ऐसे वाई एक्सिस ऐसे नहीं घूम पाएगा। आई बात समझ में, चलो। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो गई, 3 तो ट्रांसलेशनल हो गई और 2 रोटेशनल हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, टोटल हो गई 5। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है डायटोमिक गैस के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। एक बात तुम्हें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अगर इसका ट्रांसलेशनल एक्स एक्सिस में है, ठीक है, तो रोटेशनल इसका वाई में होगा या जेड में होगा, एक्स में नहीं होगा, क्योंकि उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलता है, ठीक। मैंने तुम्हें भी दिखा भी दिया। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट है तुम्हारी ट्राई एटॉमिक गैस।
जो ट्राइएटॉमिक गैस के लिए होता है वही पॉलीएटॉमिक गैस के लिए भी होता है। ट्राइएटॉमिक गैस मतलब उसमें 3 एटम्स होने चाहिए, और पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है कि 3 से ज्यादा होने चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपरमाणुक गैस, त्रिपरमाणुक गैस। अब जरा इसका भी देख लो, फिर तुमको एक वीडियो दिखाएंगे हम, ठीक है। त्रिपरमाणुक गैस जैसे कि मान लो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, त्रिपरमाणुक है तुम्हारी ये। H2O वाटर, ठीक है। SO2 ये ट्राइएटॉमिक है, जैसे कि SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये पॉलीएटॉमिक है। इसके बाद NH3 CCl4, ये सब पॉलीएटॉमिक हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मालूम होने चाहिए। अब इनमें देखो किस प्रकार से होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता कोटि इसमें किस प्रकार से निकालते। जैसे कि मान लो कि तुमने ले लिया SO2, तो ये सल्फर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बनेगा भाई, ये बात आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिली होगी। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बन गया ये, ठीक है। मैंने थोड़ा बनाया सही नहीं है, मुझे थोड़ा सही बना देना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो भाई केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, फिर मेरी बैंड बजाओगे, ठीक है। एक मैं तुम्हें पॉलीएटॉमिक भी बता दूं, लगे हाथ, दोनों बता दूं ना। सही बनाया मैंने फिगर SO3 का। अब देखो इसमें किस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लो ये है तुम्हारी SO3, तो X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, ठीक है, तीनों में होगा। जैसे कि ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारी गैस है, SO3 गैस है तुम्हारी, तो इसमें X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस तीनों में किस प्रकार से हो सकता है, जैसे कि हमने कहा ये हो गई। तो ये जो है आपका, देखो क्योंकि फ्री स्पेस में गैस है तो ट्रांसलेशनल तो 3 होने ही होने हैं, उसमें तो कोई बात होनी नहीं है, ट्रांसलेशनल तो 3 फिक्स है। चर्चा रोटेशनल की ही हो रही है यहाँ पर, तो रोटेशनल देखो जरा यहाँ पर कैसे निकालोगे रोटेशनल। ये जो मॉलिक्यूल है ऊपर वाला, ये ऐसे नीचे आ सकता है और ऐसे ऐसे घूम सकता है। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है तुम्हारी, ये ऊपर वाली ऑक्सीजन, ये ऐसे आ सकती है, ऐसे, मेरा हाथ नहीं जाएगा, ऐसे जाती है, ऐसे 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 घूम सकती है ये ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल जो ऊपर वाला था ना, ऐसे ऐसे। तो क्योंकि यहाँ पे इसको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है, आर है यहाँ पर, क्योंकि ठीक है, ऐसे ऐसे। और ये जो है ऐसे ऐसे भी, जो जैसे मान लो ये तो एक तो तुमने देख लिया, ये ऐसे ऐसे हो सकता है, और ऐसे ऐसे भी तो चल सकती है, ये वाई एक्सिस हो गई इसकी, ठीक। और ऐसे ऐसे भी तो हो सकती है, ये जेड एक्सिस हो गया। तो तीनों मिलेंगे यहाँ पर, तो आर जो मिलेगा तुम्हें 3R हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3T भी होता है और 3R भी होता है, तो F कितना हो गया, 6 हो गया। तो ट्राइएटॉमिक हो चाहे पॉलीएटॉमिक हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6 होती है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 होते हैं तुम्हारे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मान लो कि यहाँ पे कोई एक एटम है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, ऐसे इसमें बॉन्डिंग बनती है ना, तो वो 3D फिगर में घूम सकता है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो गैस जो है वो 3D फिगर में उसके मॉलिक्यूल जो है घूम सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितनी होती है, 6 होती है। अब जरा मैं तुम्हें इसका वीडियो भी दिखाऊंगी, उससे ये तुम्हारा और अच्छे से क्लियर होगा, जरा देखना वीडियो को। देखना वीडियो, मुझे अच्छा लगा था। ये हो गई तुम्हारी, ये क्या है तुम्हारी मोनोएटॉमिक गैस, ये तुम्हारी डाइएटॉमिक, ये तुम्हारी ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक हो गया। ये पॉलीएटॉमिक बना है, 4 इसमें दिख रहा है, तो पॉलीएटॉमिक हो गया, ठीक है।
देखो डाई एटॉमिक ये देखो किस तरीके से, एक मिनट को थोड़ा सा पीछे जाते हैं, देखो कैसे घूमते हैं ये, दिख रहे हो ये कैसे घूम रहा है, ये देखो कैसे घूम रहा है। अब जरा इनको अलग अलग जरा देखेंगे हम लोग सब। देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मोनोटॉमिक गैस की। ये एक आपका मानो ये है तुम्हारा हीलियम है, हीलियम एटम है, ठीक है। ये ऐसे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है, या जेड एक्सिस में जा सकता है, या बीच में हो सकता है। तो यानी इसको डिफाइन करने के लिए तीन ही कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई जेड। रोटेशन घूमेगा नहीं, घूमेगा तो उसी में घूमेगा ना अपनी एक्सिस पे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस के लिए कितने चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं डायटोमिक। देखो डायटोमिक में ये इस प्रकार से घूम सकता है आपका, 2 होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके ये कैसे जा सकते हैं, ये या फिर ऊपर जा सकते हैं, या फिर इधर जा सकते हैं, या फिर उधर जा सकते हैं, या फिर इधर आ सकते हैं, देखा इसको, या फिर बीच में भी हो सकते हैं। तो यानी इसको टोटल 3 ट्रांसलेशनल चाहिए होते हैं। तो ट्रांसलेशनल तो 3 हो गए आपके यहाँ पर। अब ध्यान से देखना रोटेशनल, देखो कैसे घूम रहा है, देखो उसको फिर से दोबारा दिखाते हैं। देखो ट्रांसलेशनल देख लिया ना, अब रोटेशनल जरा देखना। देखो ऐसे घूम रहा है ना, बताया था ना मैंने, ऐसे घूम सकता है वो, ऐसे घूम सकता है, और ये देखो ऐसे सामने से घूम सकता है ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें अपनी जेड एक्सिस के अलावा ऐसे ऐसे नहीं घूम पाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें कितने चाहिए होते हैं आपको, 2 रोटेशनल चाहिए होते हैं केवल। तो रोटेशनल 2 हो गए और 3 ट्रांसलेशनल हो गए। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बन गया आपका, 5 बन गया है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5 हो गया आपका। क्लियर है ये बात यहाँ पर, बहुत एकदम अच्छे से वीडियो कई बार देखना। अब देखो जरा ट्राई एटॉमिक का या पॉली एटॉमिक, देखो इसमें टोटल कितने हैं, 4 है। ये ध्यान से देखना इसको, ये टोटल इसमें 4 है, ये 3 एक ये है और एक ही ऊपर, और मतलब 3 2 5, टोटल 5 है। पॉलीएटॉमिक गैस है ये आपकी, है ना। देखो कैसे जा सकते हैं, ये इस तरीके से जा सकते हैं। तो 3 तो ट्रांसलेशनल फिक्स हो गए आपके, बीच में भी हो सकता है। अब देखो ट्रांसलेशनल तो 3 फिक्स हो गए, रोटेशनल को जरा ध्यान से देखना। तो ट्रांसलेशनल मोशन तो 3 हो गए, रोटेशनल देखो, देखना अभी, ये देखो कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम सकता है, या फिर ये ऐसे घूम सकता है, वही जो मैंने आपको बताया था। फिर से जरा इसको देखना, देखो ऐसे घूम सकता है, या फिर ऐसे घूम सकता है, ठीक है। और रह गया क्या उसमें, ऐसे 1 2 और 1 2, तीसरा कहाँ गया, 2 और 3, कुछ 1 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया, अच्छा एक ये हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, 1 2 और 3, क्लियर। तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं इसमें। भाई बस समझ में भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो आपने समझ लिया कि कहाँ पे 3 5 6, ठीक है। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है कि ये जो होते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर होती है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, सामान्य टेम्परेचर। मान लो कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हमने गैस के टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ा दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर हमने गैस के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें एक वाइब्रेशन यानी कंपन ये भी जुड़ जाता है, कंपन भी जुड़ जाता है। वाइब्रेशन को जुड़ने की वजह से मोनोएटॉमिक में, पहले कितनी थी मोनोएटॉमिक,
3। अब कितनी, 2 जुड़ेगी वाइब्रेशन में। हमेशा याद रखना कि वाइब्रेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना जुड़ती है, कितनी जुड़ती है, +2 हो जाती है, सब में +2 हो जाती है। तो मोनोटॉमिक तो 3 थी वो 5 हो गई, डायटोमिक जो 5 थी वो 7 हो गई, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक जो 6 थी वो 8 हो गई। वाइब्रेशन होता है वो कंपन होता है, मतलब अपने ही मेरे की ऐसे वाइब्रेट करता है, ठीक है, वाइब्रेट करता है मॉलिक्यूल अपने में रह के, काफी कंपन होता है, वही चीज होती है यहाँ पर। आई बात क्लियर यहाँ पर? ये बात यहाँ क्लियर हो गई। ये वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया है, बस 5 मिनट का सिर्फ और रह गया, ठीक है, 5 मिनट का टॉपिक और रह गया इस वीडियो के लिए बस, क्योंकि अब इसको यहीं पे कंप्लीट करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में नहीं जाएंगे, छोटा सा टॉपिक केवल बचा है आपका। तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई। इसके बाद अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो गामा था आपका वो फॉर्मूला क्या था, Cp/Cv था। अब तुम कहोगे मैडम यहाँ पे F तो नहीं आया कहीं पर, ये तो गामा का फॉर्मूला था। गामा का एक और फॉर्मूला है F के साथ में, वो क्या है देख लो भाई, 1 + 2/f। इसको रट्टा मार लेना। बच्चे क्या करते हैं, F/2 कर देते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है, 2/f होगा। तो अगर मैं बात करूं मोनोएटॉमिक गैस के लिए, यानी एक परमाणु गैस है आपकी, तो इसके लिए F कितना था आपका, 3 था, तो गामा कितना हो जाएगा, 1 + 2/3। अगर मैं बात करूं डायटोमिक गैस के लिए, तो इसके लिए F कितना था आपका, 5 था, तो इसके लिए गामा कितना हो जाएगा, 1 + 2/5। और अगर मैं बात करूं ट्राइएटॉमिक गैस की, दिख रहा है ना, इधर से आ जाओ, एक्चुअली मुझे इधर वाली लाइट जाते मेरी आंखों में पड़ती है। गामा कितना हो जाता है, 1 + 2/6। भाई कितने कितने हो गई है, 2/3 कितना बना है आपका, 2/3 यानी 20/3 यानी 0.66 हो गया, तो 1.66 चलता रहेगा, तो 1.67 बोल दो इसको, 2/5 मतलब 0.4 हो गया, है ना, तो ये 1.40 हो गया। और 2/6 मतलब कितना हो गया आपका, 1/3, 1/3 कितना होता है, 0.33 होता है, तो ये 1.33 हो गया। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा गामा मोनोटॉमिक गैस के लिए है, उसके बाद डायटोमिक का है, और उसके बाद ट्राइएटोमिक का है। तो गामा की वैल्यू ये होती है, ठीक है, 1 + 2/f। और दूसरी क्या होती है, Cp/Cv होती है। तो अगर मुझे Cp की वैल्यू चाहिए तो Cp की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। Cv की वैल्यू कितनी होती है, आप देख सकते हो, देखना जरा, मैं ड्राइव करके तुम्हें दिखा देती हूँ। Cp - Cv = R तुमने पढ़ा, ठीक है, तुमने ये भी पढ़ा गामा = Cp/Cv, और तुमने ये भी पढ़ा गामा = 1 + 2/f। अब जरा इन दोनों फॉर्मूलों का मैं यूज करते हुए 1 + 2/f को मैं क्या लिख सकती हूँ, Cp/Cv लिख सकती हूँ, ठीक है। और मैं Cp को क्या लिख सकती हूँ, R + Cv लिख सकती हूँ। अब जरा वापस जरा जाना इसी इक्वेशन में, अगर हम देखें तो 1 + 2/f = Cp की जगह मैं लिख दूं R + Cv/Cv। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये R/Cv मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा मुझे, और ये 1 कैंसिल हो गया, तो मुझे मिला 2/f = R/Cv। यहाँ से मुझे मिला Cv = Fr/2। तो Cv का फॉर्मूला ये होता है 1/2 Fr। आई समझ में बात? और अगर मुझे Cp निकालना हो, वो कितना होता है आपका, R + Cv होता है। मैं यहाँ पे R + Cv की वैल्यू हो गई 1/2 Fr, R और कॉमन ले लें तो 1 + 1/2 F, ये क्या होता है, Cv होता है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई मुझे मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cv निकाल दो, मैंने आपसे कहा कि Cv चाहिए मुझे, किसके लिए, मुझे डायटोमिक के लिए चाहिए, मुझे डायटोमिक गैस के लिए Cv निकाल दो। तो डायटोमिक गैस के लिए Cv का मतलब कितना हो गया, F = 5 हो गया। Cv का फॉर्मूला कितना है, 1/2 Fr है,
तो 1/2 F की जगह डाल दो 5R। R की वैल्यू आपको मालूम होती है, कितनी होती है 8.36 अपॉन 2 जूल पर मोल केल्विन। आप कैलकुलेट कर लोगे, निकल आएगा वैल्यू। आई बात समझ में? 3.1 होती है शायद, कम हो जाती है ना, वरना तो वो ऐड होना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बनेगा। क्वेश्चन ये नहीं कहेगा डायटोमिक गैस, क्वेश्चन आपको एक गैस देगा, कहेगा कि मुझे हाइड्रोजन गैस में बताओ सीवी कितना है। वो कहेगा कि भाई मुझे कार्बन डाइऑक्साइड में बताओ सीपी कितना है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड डायटोमिक गैस है, ट्राइएटोमिक गैस है, तो उसका F कितना होगा 6 होगा है। और सीपी का फॉर्मूला कितना होता है, सीपी का फॉर्मूला होता है 1 + 1/2 इंटू F इंटू R, ये था ना फॉर्मूला, लिख ली। ठीक है, तो सीपी निकाल दोगे आप। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई इस गैस को मैंने बहुत गर्म कर दिया, हाई टेम्परेचर पे ये गैस है, मैंने कहा कि ये जो गैस है ना हाई टेम्परेचर पर है। अब जैसे ही हाई टेम्परेचर की बात होगी ना, वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ऐड हो जाएंगी, वाइब्रेशन भी आ जाएगा, फिर तो F = 8 हो गया। अब सीपी निकाल दोगे। तो आई बात समझ में क्वेश्चन कैसे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा, क्या, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट। एक जगह से दूसरी जगह हीट जब ट्रांसपोर्ट होती है, जाती है, तो उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं हीट को ट्रांसफर करने के, उससे बेस्ड उसमें तुम्हें फॉर्मूलेस कुछ मिलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको यहीं पर ओवर करते हैं, ये गामा आमा सब पूरा तुम्हारा खत्म हो गया, दी एंड हो गया। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।